ट्वेल्थ बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 16 पर्यावरण के मुद्दे इन्वायरमेंटल इश्यूज पर चर्चा की जा रही थी। पिछले ऑडियो नोट्स के माध्यम से आपको इस अध्याय के अंतर्गत बताया गया है कि प्रदूषण क्या है और प्रदूषक क्या होते हैं, प्रदूषकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। बताया गया था कि क्षयकारी प्रदूषक, अक्षयकारी प्रदूषक और तत्पश्चात प्राथमिक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक और फिर मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रदूषक क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। प्रदूषण क्या है इसे परिभाषित किया गया था और इसे बताया गया था कि वायु, जल एवं भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं का वह अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य और जंतुओं, पौधों, इमारतों, सांस्कृतिक संपदाओं, प्राकृतिक संपदाओं तथा जीवधारियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाता है, प्रदूषण कहलाता है। इसके पश्चात फिर प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं, उसमें मुख्य रूप से 5 भागों में प्रदूषण को बांटा गया था। वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन तथा रेडियोधर्मी प्रदूषण या रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होते हैं, इसके बारे में समझाया गया था। इसके पश्चात वायु प्रदूषण और इसके नियंत्रण के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई थी। वायु प्रदूषक क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, उनका प्रभाव क्या पड़ता है और फिर वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आपको विधिवत बताया जा चुका है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जल प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। वाटर पोल्यूशन है क्या, इसको आपको आज के इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से समझना है और अपनी नोट्स कॉपी में लिख लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि वायु के साथ साथ जल भी जीवधारियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जल की जीवों के शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार पौधों की सभी क्रियाएं, जैसे भोजन निर्माण की क्रिया, भोजन स्थानांतरण की क्रिया आदि सभी जल की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं। जल प्रदूषण संपूर्ण विश्व में व्याप्त एक गहन तथा गंभीर समस्या पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकीकरण से नदी, झीलों तथा सागरों के जल में धीरे धीरे ऐसे पदार्थों की मात्रा बढ़ती जा रही है जिनसे जीवों पर घातक प्रभाव पड़ा है। बहुत से जीव विलुप्त भी हो चुके हैं। प्रदूषण के द्वारा होने वाली मृत्युओं में से सबसे अधिक मृत्यु जल प्रदूषण के कारण से होती है। सबसे अधिक रोग जल प्रदूषण के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो आज जल के महत्व को समझते हुए हम आप चर्चा करेंगे कि जल प्रदूषण क्या है और कितने प्रकार से हो सकता है, इसके स्रोत क्या हैं और फिर हम जल प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आप डायग्राम देख रहे हैं, जो वेस्ट वाटर होता है इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है और फिर टर्सरी ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आइए चलते हैं वाटर पोल्यूशन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। जल प्रदूषण होता क्या है, जल प्रदूषण के प्रभाव क्या हो सकते हैं आदि आदि विषयों के बारे में हमें जानकारी हासिल करना है। बच्चों, इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंतर्गत
आज जल प्रदूषण के बारे में चर्चा की जाएगी। वास्तव में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह चैप्टर काफ़ी महत्व का है। प्रदूषण के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में बच्चे इसका जवाब भली भांति नहीं दे पाते हैं। उनकी जो प्रश्न के उत्तर देने की जो क्षमता होती है वह बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनके पास इसके लिए एक अच्छा नोट्स नहीं होता और इसकी तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जबकि हमें प्रदूषण के बारे में भी कुछ डाटा, कुछ आंकड़ा लिखते हुए उत्तर देने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जल प्रदूषण होता क्या है, तो अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों में होने वाले ऐसे अवांछनीय परिवर्तन जो मानव तथा जैवमंडल की अन्य जातियों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, जल प्रदूषण कहलाते हैं। जल प्रदूषण और इसके नियंत्रण पर चर्चा करना आवश्यक है। यदि जल में घुले हुए पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं या फिर उनमें कुछ ऐसे पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं जो कि साधारणतया शुद्ध जल में नहीं होते हैं, तो फिर ऐसा जल हानिकारक हो जाता है। ऐसे जल को ही हम प्रदूषित जल और इसे ही हम वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण कहते हैं। वैसे तो जल प्रदूषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ प्रमुख कारणों पर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से मुख्य कारण हैं जो कि जल को दूषित कर रहे हैं। उनमें एक महत्वपूर्ण कारक घरेलू अपमार्जक, जिन्हें हम हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स के नाम से जानते हैं, यह भी जल को दूषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए अनेक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जैसे टिन के डिब्बे, बोतलें, प्लास्टिक के डिब्बे, जिंक और एल्युमिनियम लगे हुए कागज़ के थैले आदि वस्तुएं उपयोग करते हैं, लेकिन उपयोग करने के बाद इन्हें बाहर नाली में फेंक देते हैं, जो कि नदियों तक पहुंचती है। रसोई घर में बर्तन मांजने, स्नान घर में कपड़े धोने एवं धोबियों द्वारा अनेक प्रकार के अपमार्जों का उपयोग किया जाता है। उपयोग करने के पश्चात ये नालियों के द्वारा तालाबों, नदियों या जलाशयों में पहुंच जाता है। इन धोनों में विभिन्न प्रकार के फास्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम के यौगिक, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, धातुएं, हानिकारक अम्ल और क्षार होते हैं, जो कि नदियों तक पहुंचकर उन्हें दूषित कर देते हैं। इस प्रकार से घरेलू अपमार्जक या हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स भी जल को दूषित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, वाहित मल जल, जिसे हम सीवेज कहते हैं, यह भी जल को दूषित करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रायः सभी बड़े शहरों की गंदगी बड़े बड़े बंद नालों के सहारे सीधे नदियों में गिरा दी जाती है। यही वाहित मल जल में गिरने से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम बीओडी कहते हैं, बढ़ जाती है या बहुत हो जाती है। बीओडी भी पूछा जाता है कि बीओडी है क्या। तो वास्तव में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर जल में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयोग की जाती है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी कहलाती है। किसी जल की बीओडी का अधिक होना जल में अधिक कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति को दर्शाता है तथा यह अधिक प्रदूषित जल का परिचायक भी है। जल की बीओडी जितनी ही कम होगी, जल उतना ही कम प्रदूषित होगा
अर्थात उस प्रदूषण का स्तर उसमें कम होगा। एक स्वच्छ जल की बीओडी का मान 1 से भी कम होना चाहिए। अगर बीओडी का मान 1 से कम है तो वही जल पीने योग्य होता है। वाहित मल में, वाहित जल में कार्बनिक पदार्थ, जैव प्रदूषक बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण जीवाणुओं और कवकों की संख्या में भारी वृद्धि हो जाती है। इन जीवों द्वारा अपघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिससे जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। इसके कारण जंतुओं जैसे मछलियों की मृत्यु भी हो सकती है। अपघटन के कारण पीने का जल गंदा हो जाता है एवं अनेक प्रकार के विषाणुओं एवं हानिकारक जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होने का डर बना रहता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है औद्योगिक अपशिष्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट। व्यावसायिक नगरों जैसे कि कानपुर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद आदि जगहों में स्थित बड़ी बड़ी मिलों में एवं कारखानों में अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो कि सीधे नदियों में गिराए जाते हैं, जिसके कारण नदियों का पानी निरंतर दूषित होता रहता है। कारखानों से विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ जैसे फिनॉल, साइनाइड, हैवी मेटल्स, तेल, धूल, कोयला आदि निकलकर मृदा जल और जलाशयों में पहुंचते रहते हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जल प्रदूषण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट बहुत ही घातक प्रभाव डालते हैं। औद्योगिक अपशिष्टों को, संस्थानों से निकलने वाली जलीय अपशिष्टों को उपचार करने के पश्चात ही जल के स्रोतों में छोड़ना चाहिए। चौथा कारण कृषि स्रोत एवं उर्वरक, एग्रीकल्चर सोर्सेस एंड फर्टिलाइजर्स हैं। हम लोग कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के फर्टिलाइजर्स उपयोग में लाते हैं। इन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रेट, फास्फेट, पोटेशियम आदि का बहुत अधिक समावेश रहता है, जो कि वर्षा जल के साथ बह करके जलाशयों में और अंततः पेयजल में भी मिल जाते हैं। सुपोषण के चलते जलाशयों में अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं एवं मानव के लिए यह बहुत ही हानिकारक होता है। तो कृषि स्रोत और उर्वरक भी हमारे जल स्रोतों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और ये नुकसान मनुष्य के लिए बहुत ही घातक होते हैं। इसके अलावा पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड्स का उपयोग भी हम लोग फसलों को बचाने के लिए करते हैं। पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड्स मुख्य रूप से कीटनाशक जिन्हें इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, कवकनाशक जिन्हें फंजीसाइड्स कहते हैं, शाकनाशक जिन्हें हर्बिसाइड्स कहते हैं और कृंतकनाशक जिन्हें रोडेंटिसाइड कहते हैं, इनका उपयोग बहुत अधिक किया जा रहा है। बहुत से पेस्टिसाइड्स का निम्नीकरण नहीं हो पाता। निम्नीकरण न होने के कारण उनके अवशेष जीवन पर्यंत फूड चेन द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में जाते रहते हैं और मुख्यतः फैटी टिश्यूज में जमा हो जाते हैं। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जैसे डीडीटी, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है, डाइक्लोरोडाइफेनॉल, ट्राइक्लोरोइथेन महत्वपूर्ण कीटनाशक है। यद्यपि इसका उपयोग अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। जब आहार श्रृंखला के एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में पहुंचता है तो इसकी सांद्रता में क्रमशः वृद्धि हो जाती है। इसी सांद्रता में लगातार वृद्धि को ही हम जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा कई सारी हैवी मेटल्स या भारी धातुएं हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। औद्योगिक अपशिष्टों
पीड़कनाशियों एवं खनन से विभिन्न प्रकार की भारी धातुओं के यौगिक अंततः निकट के जलाशयों में पहुंच जाते हैं। क्लोरीन एवं कास्टिक सोडा के कारखानों से मरकरी जल में पहुंच जाता है, जो कि जलीय जीवों एवं मछलियों में पहुंच जाता है। ऐसे दूषित जीवों को खाने से मनुष्य के शरीर में भी यह मरकरी या पारा पहुंच सकता है। जापान के मिनेमाटा खाड़ी में एक कारखाने द्वारा फेंके जाने वाले पारे के कारण दूषित मछलियों खाने से अनेक लोगों की मृत्यु होने की दुर्घटना बड़ी प्रसिद्ध है, और उस बीमारी को जिसके कारण ये होती थी उसे नाम भी मिनेमाटा कहा गया। इसके अलावा हमारे धर्म में शव प्रवाह की भी व्यवस्था है, यद्यपि इस पे काफ़ी हद तक रोक लग चुकी है। धार्मिक अंधविश्वास के कारण प्रायः लोग गंगा, यमुना एवं अन्य नदियों में मानव और पशुओं के मृत शरीर को प्रवाहित कर देते हैं, जो कि जल प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण है। शवों या अधजले मांस के लोथड़े जब पानी के अंदर पहुंच जाते हैं, तब जीवाणुओं द्वारा इनका अपघटन तेजी से होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ऐसे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अनेक हानिकारक जीवाणु पैदा होते हैं, और ये जीवाणु फिर विभिन्न रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे जल प्रदूषण के प्रभाव क्या हो सकते हैं। जल प्रदूषण होने के कारण आपने समझ लिए हैं। अब यदि जल प्रदूषित हो गया तो ये क्या प्रभाव डाल सकता है। जल प्रदूषण के विभिन्न कारकों से न सिर्फ तालाबों एवं नदियों का जल दूषित होता है, बल्कि अंडरग्राउंड वाटर, जिसे हम पीने के उपयोग में प्रायः लाते हैं, भूमिगत जल कहलाता है, यही जल भी प्रदूषित हो रहा है। प्राकृतिक जल से जलीय जीवों का जीवन तो प्रभावित होता ही है, साथ ही साथ इसके सेवन से मनुष्य भी अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जल प्रदूषण के कुछ प्रमुख प्रभाव जो हो सकते हैं, उनमें से पहला भारी धातुओं जैसे आर्सेनिक, सीसा, पारा आदि बहुत ही पॉइजनस होते हैं। इन्हें हैवी मेटल्स कहते हैं। जल में पारा हो जाने के कारण या पारा पहुंच जाने के कारण ये खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुंचता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि मिनेमाटा रोग फैल जाता है। इस रोग के कारण मनुष्य का नर्वस सिस्टम बहुत तेज़ी के साथ प्रभावित होता है और मनुष्य पागल भी हो सकता है। उसके देखने की शक्ति में कमी आ सकती है। औद्योगिक बहिस्राव में लोहा, फिनॉल, क्लोरीन, अपमार्जक, हाइड्रोकार्बन तेल, मैग्नीज आदि पदार्थ रहते हैं। इससे पानी का स्वाद बहुत ही खराब हो जाता है, पीने में अच्छा नहीं लगता। अनेक घरेलू अपमार्जक, साबुन, क्षार आदि के द्वारा भी पानी में झाग उत्पन्न होता है। इससे जल की गुणवत्ता का ह्रास होता है। प्रदूषित जल में स्नान करने से विभिन्न प्रकार के एलर्जी, स्किन डिसीजेज और आँखों में संक्रमण फैलने का डर बना रहता है। जल में वाहित मल जल, कार्बनिक यौगिकों आदि के मिलने से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है एवं विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं तथा कवकों की संख्या में ऐसे पानी में वृद्धि हो जाती है, और इसका उपयोग करने से विभिन्न प्रकार के उदर रोग, पेचिश, पीलिया, हैजा आदि जल जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब है प्रदूषित
जल का उपचार एवं एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार क्या होता है, यह भी जानना बहुत आवश्यक है। यदि बताए गए विभिन्न कारणों से जल का प्रदूषण हो गया है तो जल के प्रदूषण को हम काफ़ी हद तक उपचारित करके उसकी अशुद्धियों को, उसके अपशिष्ट पदार्थों को दूर भी कर सकते हैं। इसके लिए उपचार करने के लिए जल के उपचार के 3 प्रमुख चरण होते हैं। पहला चरण प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है, जिसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। इस उपचार में प्रदूषित जल में उपस्थित जो बड़े बड़े कण होते हैं उन्हें कुछ भौतिक क्रियाओं जैसे कि सेडिमेंटेशन, फ्लोटेशन और स्क्रीनिंग के जरिए अलग कर देते हैं। तो प्राथमिक उपचार के जरिए हम जल में उपस्थित कुछ बड़े कणों को दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के फिल्टर्स का उपयोग करना पड़ता है, जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट या द्वितीयक उपचार के अंतर्गत हम जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। शैवाल इस क्रिया के दौरान प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिसके कारण CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में हो जाता है और उसके बदले शैवालें ऑक्सीजन को मुक्त करती हैं, जिसके कारण जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और जीवाणु अपनी वृद्धि को कायम रख पाते हैं। तत्पश्चात क्लोरीन लेशन करते हैं, क्लोरीन का उपयोग करते हैं। क्लोरीन के उपयोग करने के कारण जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। द्वितीयक उपचार से कार्बनिक पदार्थों, जीवाणुओं आदि का नाश तो हो जाता है, लेकिन अकार्बनिक फास्फेट, नाइट्रेट आदि इसके बावजूद भी उसमें बचे रहते हैं, जिसके चलते यह जल पीने योग्य फिर भी नहीं रहता। इस चरण में घुलित लवणों को रासायनिक विधियों से फिर दूर किया जाता है। इसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑक्सीडेशन आदि विधियां अपनाई जाती हैं और उपचारित जल को या तो जलाशयों में बहा दिया जाता है या फिर ऐसे जल को पीने के लिए उपयोग में किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस एक डायग्राम के जरिए आपको समझाया गया है, जिसमें जो दूषित जल होता है उसका प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और तृतीयक उपचार करके उसे पीने योग्य बनाया जा सकता है। प्राथमिक उपचार के अंतर्गत एक बड़े फिल्टर लगे होते हैं, जिससे सैंड और ग्रिट दूषित पानी में दूर हो जाते हैं। उसके बाद इस पानी को एक दूसरे टावर में भेजा जाता है, जहां पर पानी का प्राथमिक उपचार किया जाता है। प्राथमिक उपचार के दौरान पानी का एरिएशन किया जाता है, उसमें ऑक्सीजन भेजी जाती है और उसके पश्चात फिर उसका क्लोरीनेशन करके दूषित पानी को हम उपयोग में लाने योग्य बना लेते हैं। तो अपनी नोट्स कॉपी में इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के डायग्राम को भी चित्रीय रूप में अवश्य बना दीजिएगा। इस तरह से गवर्नमेंट भी वाटर पोल्यूशन को दूर करने का प्रयास लगातार कर रही है। गंगा नदी जो हमारे देश की एक प्रमुख नदी है, उसमें बहुत तेज़ी के साथ प्रदूषण फैल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सन 1985 में 250 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसे गंगा परियोजना कहा जाता है। इस परियोजना के माध्यम से गंगा नदी के दूषित जल को लगातार शुद्ध करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग
या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया क्या है, तो एक बार फिर आप जानिए इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है कि बीओडी से आप क्या समझते हैं। अपघटकों को जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यदि जल में कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की अधिकता होती है तो उनके विघटन की दर ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता का सीधा संबंध जल में कार्बनिक पदार्थों की बढ़ती मांग से होता है। जैसे इसे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा का मापन है जिसके एक नमूने में वायवीय जैविक अपघटकों द्वारा जैव क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक है। एक शब्द और बड़ा महत्वपूर्ण आता है, यूट्रॉफिकेशन या सुपोषण क्या है। सुपोषण पे भी पूछा जाता है, सुपोषण या यूट्रॉफिकेशन क्या होता है। तो जलाशयों में अपशिष्ट जल के आने से तथा कार्बनिक अपशिष्टों के अपघटन से पोषकों की मात्रा बढ़ती है। जल में पोषकों की अधिक प्राप्ति से जलीय पौधों एवं शैवालों, विशेष रूप से नीली हरी शैवालों या ब्लू ग्रीन एल्गी की वृद्धि की तीव्रता से होती है। नीली हरी शैवालों की अत्यधिक वृद्धि समूहन से शैवाल उफान या एल्गल ब्लूम का निर्माण होता है। ये शैवाल जल की सतह को पूर्णतया ढक लेते हैं और प्रायः जल में टॉक्सिक मुक्त करते हैं, विषैले पदार्थ मुक्त करते हैं, जिससे कभी कभी जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण टॉक्सिक के प्रभाव से मछलियों एवं अन्य जंतु मरने लगते हैं। इसी संपूर्ण घटनाक्रम को ही यूट्रॉफिकेशन या सुपोषण कहते हैं। अब जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय क्या हो सकते हैं? जो कारण आपको समझाए गए हैं, उन्हीं कारणों का निवारण किया जाए तो जल को दूषित होने से बचाया जा सकता है। पहला है कि अपमार्जकों में विभिन्न प्रकार के एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। अगर इनके स्थान पर हम लीनियर एल्किल सल्फोनेट का प्रयोग करें तो उसका निम्नीकरण आसानी से हो सकता है। दूसरा, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को कम करने के लिए सेप्टिक टैंक या ऑक्सीडेशन पॉन्ड तथा फिल्टर स्तर का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, घरों से निकलने वाले मलिन जल को एकत्रित करके संशोधित में पूर्ण उपचार के उपरांत ही संशोधन उपकरण संयंत्रों में पूर्ण उपचार के उपरांत ही नदी या तालाब में विसर्जित किया जाना चाहिए। दूषित जल को हमें सीधा तालाब या नदियों के लिए नहीं भेजना चाहिए। कुछ मछलियां हानिकारक जंतुओं के लार्वा तथा उनके अंडों को खाकर उनकी संख्या को कम कर सकती हैं। इसलिए ऐसे जल स्रोतों में पालना चाहिए, जैसे कि गैम्बूसिया मछली मच्छर के अंडों और लार्वा का भक्षण कर देती है, जिसके कारण ऐसे जल में मच्छरों का प्रकोप नहीं हो पाता, मच्छर नहीं पनप पाते हैं। रासायनिक खाद एवं रासायनिक पीड़कनाशी या इंसेक्टिसाइड का जरूरत से अधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके स्थान पर निम्नकरणीय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। पौधों जैसे जलकुंभी, जिसे वाटर हाइसिंथ कहते हैं, को विकसित होने देना चाहिए
सीसा, कैडमियम, पारा, निकिल आदि हैवी मेटल्स को अपने में अवशोषित कर लेती हैं। तो एक प्रकार से जलकुंभी, जिसे माइकॉर्निया भी कहते हैं, वाटर हाइसिंथ कहा जाता है, ये पानी के प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा 100 डेड बॉडीज़ को सीधे नदियों में नहीं प्रवाहित किया जाना चाहिए। इन्हें विद्युत सौदाग्रह या इलेक्ट्रिक क्रिमेशन में के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे सीधे शवों को नदी में न फेंका जा सके। और प्रदूषण से संबंधित सरकार की विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस या प्रदूषण से बचने के नियमों का कड़ाई से और ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए, जिसके कारण हम वाटर पोल्यूशन को दूर कर सकते हैं या वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। वास्तव में प्रदूषण मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई समस्या है, जो मनुष्य के लिए ही घातक साबित हो रही है। तो हमें इस बात पर विशेष बल देना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो सके अपने स्तर से प्रदूषण को रोका जाए, अन्यथा की स्थिति में ये आगे चलकर हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा ही घातक साबित होंगी। इस तरह से आज के इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं, जल प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं और फिर जल प्रदूषण या प्रदूषित जल का उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके अलावा जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताया गया है। अब आज बताई गई बातों को अपनी नोट्स कॉपी में विधिवत लिख लीजिए। अगले ऑडियो नोट्स के माध्यम से इस पर्यावरण मुद्दे चैप्टर के अंतर्गत जल प्रदूषण के बाद अब मृदा प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।